हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने थंबनेल दिख रहा है, ये यूपीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। आप जितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे होंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इन क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 में वर्तमान स्थल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपसे बात कर रहा है नेवासा। तो आप सबको पता है कि जो नेवासा है वो कहाँ पड़ता है, वो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेवासा पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ए का तीसरा, तो ए का तीसरा तो 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है डिडवाना। डिडवाना आप देखेंगे राजस्थान में आता है। कहाँ आता है? राजस्थान में। तो सी का पहला आप ढूंढिए, सी का पहला है यहाँ पर और सी का पहला है यहाँ। ठीक, और ए का कौन सा लगाया था हमने? थर्ड। ठीक, तो ए का थर्ड और सी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से आप देखें तो गुंडियाम जो गुफा है वह तमिलनाडु में है और ईसमपुर आपका पड़ेगा कर्नाटक में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत की बात कर रहा है, यानी पूरब में आपका क्या पड़ता है? तो आलमगीरपुर जो मेरठ के पास है वह पूर्वी सीमांत का कौन क्या करता है? निर्धारण करता है। ये जो मांडा आप देख पा रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये उत्तरी सीमांत का क्या करता है? निर्धारण करता है। किसके? हड़प्पा संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन कि आपको कुछ ना आ रहा हो लेकिन आपको योग पता हो, अगर योग, और योग को आप जैसे ही पतंजलि के साथ मैच करते हैं तो डी का तीसरा आपका ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखते हैं आगे, न्याय दर्शन किसका है? तो यह है ऋषि गौतम का। वैशेषिक दर्शन किसका है? तो ये ऋषि कणाद का है। सांख्य दर्शन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कपिल ऋषि। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह कहीं आप देखें या भाग आपको नाम सुनाई दे तो आप उसकी तुलना राजस्व से करिए। ठीक है, किससे? राजस्व से। और इसमें जहां भी राजस्व से रिलेटेड बात हो रही हो उसको आप सही उत्तर मान के आगे निकल सकते हैं। जंगलों का प्रधानाधिकारी बिल्कुल नहीं, राजस्व कर जमा करने वाला, उसको क्या कहा जाता था? भागदूह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु से राजगृह लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था? ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं किया था, नहीं। ठीक है, किया था नहीं, नहीं किया था। तो किसे नहीं किया था? आम्रपाली को शिक्षा इन्होंने नहीं दी थी, दीक्षित नहीं किया था। कहाँ पे? अनुपीय नामक स्थान पे। किस किस को किया था? उपाली को, भद्रिक को और देवदत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? धर्माशोक के नाम से अशोक का कौन सा अभिलेख फेमस है? तो वह है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। ठीक है, याद रखना है आपको, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में धर्माशोक के बारे में बात की गई है। अगर हम अशोक का 13वां अभिलेख देखते हैं तो ये कलिंग से रिलेटेड है, कलिंगवार। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक, और अशोक का मास्की अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। ठीक है, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत में है। किसमें? संस्कृत में स्थित है। अगला क्वेश्चन। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो वात्सुत से ली गई है। बिल्कुल सही है, धम्म की परिभाषा राहुलो वात्सुत से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने
धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी? बिल्कुल की थी। यानी ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी क्रम से बताना है कि पहले आक्रमण किसने किया, उसके बाद किसने किया और उसके बाद किसने किया। तो हम देख पाएंगे कि यूनानियों का आक्रमण सबसे पहले हुआ था, उसके बाद से शकों ने आक्रमण किया और बाद में कुषाण आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी रही थी? तो किसकी थी? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी रही थी और पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम क्या है? तो हम देख पा रहे हैं कि जो गुप्त काल की बात की जा रही है, किसकी? गुप्त काल की। और गुप्त काल में प्रशासनिक विभाजन की बात की जा रही है। यानी प्रशासनिक विभाजन में जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले भुक्ति आएगा, फिर विषय, फिर विधि और फिर ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, पहले भुक्ति आएगा, फिर विषय, फिर विधि और फिर ग्राम। अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके? कोणार्क मंदिर के संबंध में विचार करना है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। बिल्कुल, यूनेस्को में शामिल है। यानी ये तीनों ही ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपना, मृक्षकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो मृक्षकटिकम पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा मृक्षकटिकम पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है और ये आपके PYQ से भी रिलेटेड है। तो मनुस्मृति के जो टीकाकार थे उनका नाम था कल्लु भट्ट। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? कुमार संभव जो महाकाव्य है वो किसकी रचना है? तो बहुत ही आसान सवाल है और कई बार ये देखा गया है कि एग्जामों में पूछा भी गया है। इसका नाम, ये जो कालिदास जी हैं, ये कुमार संभव महाकाव्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पुराणों के संदर्भ में पूछ रहा है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आपको पता है कि जो गुप्त थे, जो गुप्तास लोग थे, वो विष्णु को पूछते थे। तो मौर्य वंश की आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की फिर जानकारी कैसे मिलेगी? फिर यहाँ से गुप्तों की जानकारी मिलती है। किसकी? गुप्तों की, यानी गुप्त वंश की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अभी मैंने बताया नहीं, विष्णु पुराण डालता है, वायु पुराण नहीं डालता। यानी दोनों ही क्या है? ऑप्शन गलत है। वायु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे, वह भिक्षु कौन थे? तो उन भिक्षु का नाम था नागसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो जो आपकी चरक संहिता है वो 120 अध्याय हैं उसमें और 8 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ये दर्शन है और ये प्रचारक है। कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित कौन सा है? तो न्याय गौतम ये सही सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलन सही नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में या कैसे भी कि कौन सा सुमेलित सही है और मतलब गलत है तो क्यों है।
ठीक है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है। ठीक। वैशेषिक दर्शन किसका है फिर बताइए? ये पतंजलि का तो नहीं है, आपको मैं पहले क्वेश्चन करवाया था। वैशेषिक दर्शन किसका है? महर्षि कणाद का है। ठीक। मीमांसा किसका है? कणों का नहीं है, ये भी गलत है। मीमांसा है बदरायण का। ठीक है, महर्षि बदरायण। और पूर्व मीमांसा जो है, सॉरी उत्तर मीमांसा जो है आपका, मीमांसा बदरायण ने उत्तर मीमांसा दिया नहीं है ना, उत्तर मीमांसा को बदरायण। और अगर पूर्वी मीमांसा की बात की जाए, पूर्वी मीमांसा, तब आप जैमिनी मारेंगे। क्या मारेंगे? जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। बिल्कुल है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन है। बिल्कुल, यानी दोनों ही ऑप्शन क्या हैं इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ? कुमार पाल चरित राजशेखर ने लिखा था। द्राश्य काव्य हेमचंद्र सूरी, बिल्कुल सही है ये तो। सूरथोत्सव सोमेश्वर सूरी, बिल्कुल सही है ये भी। हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी, यह भी सही है। लेकिन कुमार पाल चरित राजशेखर का नहीं है। ये किसका है? हेमचंद्र का है, हेमचंद्र सूरी का ही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप करते हैं। देवण भट्ट ने जो निबंध लिखा था वो लिखा था स्मृति चंद्रिका, यानी ए का चौथा। आपको तो मिल गया आंसर, बड़ी जल्दी मिल गया इसमें आंसर। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि। ठीक, माधवाचार्य ने पराशर माधव, और बल्लाल सेन ने दान सागर। आप देख पा रहे हैं माधव, और यहाँ पर क्या? माधव। वैसे भी आप मिलान कर सकते थे, तो सी का कौन सा मिलता आपको? दूसरा। सी का दूसरा ए में है और डी में है, 50% पद के पास आप पहुंच जाते, लेकिन कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन? हेमंत सेन सबसे पहले। उसके बाद बंगाल के शासकों में आए थे विजय सेन। कौन? विजय सेन। फिर बल्लाल सेन, और फिर लक्ष्मण सेन। यानी इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। बिल्कुल। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। बिल्कुल, उसने दोनों को पराजित किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों संघर्षों पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रम में सजाइए। तो वो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको नाम से ही पता लग जाएगा कौन पहले कौन बाद में। तो सबसे पहले अजातशत्रु, ठीक है, तथा लिच्छवी का संघर्ष हुआ होगा, समझ में ऐसे भी आ रहा है। उसके बाद से जैसे ही आपको मिला तो ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद से शक सातवाहन का युद्ध हुआ। ठीक, उसके बाद से स्कंदगुप्त और हुणों का संघर्ष हुआ, फिर यशोधर्मन तथा मिहिरकुल का संघर्ष हुआ। यानी 1, 3, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में फिर सजाइए। फिर से वही बहुत आसान मामला है। पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ, पहले आक्रमण सिकंदर का हुआ, फिर अशोक ने कलिंग विजय किया, यानी 4-2, ठीक है, 4-2 4-2 यहाँ दोनों जगह है, ठीक। लेकिन आगे देखते हैं, शक संवत प्रारंभ हुआ, शक संवत क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। फिर गुप्त संवत प्रारंभ हुआ, क्योंकि शक पहले आए थे, गुप्त बाद में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अंग की वैशाली नहीं, चंपा होगा। तो यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पंचाल कामपिल्ले, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा को, सबको पता है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो स्वर्णगिरी थी, बिल्कुल सही है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, यह भी सही है। कलिंगी की राजधानी पाटलिपुत्र थी, नहीं, कलिंगी की राजधानी थी तोसल। क्या थी? तोसल। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी क्या थी, राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, बिल्कुल, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, सही बात है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनके आरोही क्रम से उनको लगाना है। तो सबसे पहले फाहियान आया था, आप सबको पता है। उसके बाद से फाहियान के बाद कौन, हिनसोंग, फिर इत्सिंग और फिर अलबरूनी। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो अलबरूनी है वो सबसे बाद में आया था। वो कब आया था? सबसे बाद में आया था, ठीक। तो जहां पर 2 लास्ट में है उसको पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपके हिसाब से। नहीं तो अगर आपको याद है, समझ में आता है, तो फाहियान सब पहले आए थे, फिर उसके बाद से हिनसोंग, फिर इत्सिंग, फिर अलबरूनी। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला, पिछवाई चित्रकला श्रीनाथ श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है और कारण दिया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत कई सारे छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो वहां पर राजनीतिक एकता नहीं रही थी, इसलिए तुर्कों का आक्रमण भारत पे क्या हुआ, सफल हुआ, ठीक। तो व्याख्या भी सही है और दोनों ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर वही कथन और कारण वाले बात, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। वो चाहता तो था मंगोलों से सुरक्षित करना उत्तर पश्चिम के सीमा को, लेकिन इस वजह से उसने सत्ता को केंद्रित नहीं किया था, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान, नागरकोट का जब अभियान किया था फिरोज तुगलक ने, संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था उसने। 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था इनमें से? तो अजीउद्दीन खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम में लगाना है तो लगाइए सैयद वंश। अगर आपको डिटेल में किताबों से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से लगा देंगे। पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, उसके बाद से मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। और आपको कुछ याद नहीं आ रहा, सिर्फ याद आ रहा है क्या, अलाउद्दीन आलम शाह ही सबसे लास्ट में था, तो आप 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, वरना आपको वहाँ पे 50-50 मिल जाएगा। और आपको डायरेक्ट याद है तो आप लगा सकते हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरात ए सिकंदरी, ये थोड़ा बार
कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियाज उस सलातीन, रियाज उल इंशा, बंगाल का इतिहास, भामनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, गुजरात विजय। आप मिलान कीजिए कौन किसका मिलान सही है, ठीक है, किसका मिलान कैसे सही है आपको मिलान करना है, ठीक। करीब तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मिरात सिकंदरी, ठीक, बुरहान है मारिश, रियाज उल सालितान और रियाज उल इंशा, ठीक है, इसका जो मिलान होगा एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो सब देखो, जैसे ही हम मिरात ए सिकंदरी की बात करते हैं तो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुजरात विजय, ठीक है, मिरात ए सिकंदरी किससे संबंधित है, गुजरात विजय से संबंधित है, ठीक है। और आपका बुरहान ए जो माशिर है, बुरहान ए माशिर, वह महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है, रियाज उस सलातीन, रियाज उल सलातीन, सॉरी एक मिनट, बता रहा था ना, गड़बड़ दिमाग पे आ रहा था, अब सही है। बुरहान ए मारिश, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, ठीक है, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और सिराज उस सलातीन महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है, और रियाज उल इंशा बंगाल का इतिहास है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो ये तो बहुत फेमस नाम है जो आपको पता होना चाहिए, फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, फुतु उस सलातीन, तारीख है फिरोज शाही, और खजैन उल फुतु, ये तो आसान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तारीख है फिरोज शाही का 4, सी का चौथा लग गया, ये 2 ऑप्शन में है, यानी ए कट गया हमारा और डी कट गया। अब हमें लड़ाई किस में करनी है, बी और सी में, आगे देखते हैं। फुतु ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, यानी बी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। फुतु उस सलातीन, अब्दुल मलिक इसामी, ठीक, और खजैन उल फुतु, अमीर खुसरो, यानी 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। जब तालीकोट का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह कौन था, वह था सदाशिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कश्मीर के शासक ने कुछ अच्छा काम किया हो तो आप एक शासक को बिना सोचे समझे चुन सकते हैं, उनका नाम है जैनुअल अबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये गलत है, गीतावली नहीं, रत्नावली। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है, यानी केवल एक सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदादार कौन था, खरीदादार कौन था। तो खरीदादार कौन था, फरमान नहीं, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, बिल्कुल शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, नहीं, ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की। तो ऑप्शन तो मिल गया है हमें आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लेकिन आगे देखते हैं। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं। खनवा का युद्ध कब हुआ था? देखो तारीख पूछ दी गई और कितने आसपास पूछी गई है, लेकिन आपको बता दूं खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। इसको भी कालानुक्रम लगाना है, कालक्रम में लगाना है इसको। ठीक है, तो पहले क्या उसके बाद क्या। तो शेख मुबारक की जो मृत्यु हुई थी वो 1593 में हुई थी। कब हुई थी? 1593 में। ठीक, फैजी की मृत्यु हुई थी 1595 में। अब्दुल फजल की हत्या की गई थी 1602 में। और दनियाल की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 में हुई। तो आप मिला सकते हैं, पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 1 और फिर 4। 2 3 1 4 कहीं दिख रहा है? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी, बिल्कुल दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, नहीं, नियुक्ति के समय ही यह उपाधि बैरम खां को दी गई थी। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? आत्मकथा फारसी में लिखने वाला बादशाह था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। 1611 में नहीं, वह 1608 में आया था। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल वो तुर्की भाषा जानता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाने के लिए आप देख सकते हैं मोहम्मद शाह सबसे बाद में आएंगे, मोहम्मद शाह सबसे बाद में आएंगे। ठीक है, जहांदर शाह, फर्रुख शेर और फिर बहादुर शाह में आपको क्या करना है? लड़ना है, तो लड़िए। पहले जहांदर शाह बाद में आएंगे, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो पहले आएंगे बहादुर शाह जिन्हें मुअज्जम के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद से आएंगे आपके जहांदर शाह, फिर फर्रुख शेर और फिर मोहम्मद शाह। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सबको पता है, आगरा में। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले 50 क्वेश्चन अगले दिन ही आपको मिलेंगे। आपको रेगुलर बने रहना है जब तक आपका पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता। मैं आपको रेगुलर 50 क्वेश्चन 6 दिसंबर तक करवाऊंगा। बीच में मैराथन भी लेके आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट पीक पर हो, नेक्स्ट लेवल पर हो। कल से साइंस की वीडियो भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन साइंस में आज तक आ चुके हैं, और चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिकी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, उन सबको कवर करेंगे। उसमें भी हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ही दिन और अगली ही क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।